हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें एवरी ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेज आते हैं असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल में, उसको स्टडी किया था। नाउ आपने देखा था क्वेश्चंस के थ्रू कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे असेट्स चाहे तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या लायबिलिटीज कैपिटल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमने सीखा उसके अलावा उससे अलग हट के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि अगर असेट्स डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रहा है तो वैसे कितने से कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो उसकी स्टडी हमें करनी है। इस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी अपने पहले वाले वीडियो में थर्ड लेक्चर्स में किया था। तो चलो बच्चों, आज हम लोग उस बात को भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का एक हमने बना के रखा है कि सपोज ये बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स है, इस साइड में कैश इन हैंड बैंक, ये स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी है। अब ये सारी चीजें में चेंजेस आते रहते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। तो देखो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि सपोज ये क्वेश्चन है, राइट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये सारे पॉइंट्स है और इस सब पॉइंट्स पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे उसको आज के क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज और कैपिटल। अब ये जो पोजीशंस है, मतलब ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे जिसमें हम असेट्स को इंक्रीज और साथ साथ लायबिलिटीज या कैपिटल को इंक्रीज करके दिखा सकते हैं। तो चलो स्टडी करते हैं अपने बैलेंस शीट को। अब आप देखो, इस साइड का आइटम इंक्रीज हो और इधर भी इंक्रीज हो, ऐसे कितने सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कैश इंक्रीज होगा अगर ओनर ने पैसे कैपिटल के नाम पर फिर से इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बैलेंस भी बढ़ेगा, ये भी बैलेंस बढ़ेगा। तो ये एक हमारा आपको ट्रांजेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है कि हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन का मतलब लायबिलिटी साइड में हमारे ये फिगर बढ़ जाएंगे एंड बैंक बैलेंस भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा, हमने गुड्स को खरीदा है उधार में, तो जब हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक का बैलेंस तो बढ़ेगा, इसके साथ साथ हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सामने में बैलेंस शीट को देख के समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाना हो तो आप लोग भी एक बैलेंस शीट का एक एजम्पशन बना लेना एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ट्रांजेक्शन को लिख सकते हो। तो देखो, अभी हमने जो इससे सीखा उससे हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर एट कैपिटल, इस वजह से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हमारा क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इस वजह से आप देख रहे हो कि आपके बैंक बैलेंसेस असेट साइड के बढ़ रहे हैं एंड साथ साथ आपकी लायबिलिटीज बैंक लोन के नाम पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक ट्रांजेक्शन बन सकता है। सी, आपको और मैंने क्या बोला था, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स उधार खरीदेंगे तो आप बैलेंस शीट में देखो आपका इस असेट्स में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और उधार खरीदने से हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो दीज आर एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। फर्नीचर अपने उधार में खरीदा है तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, या आपका ओनर ने फर्नीचर को दे दिया है बिजनेस में तो फर्नीचर और कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगे और आपको बताना है कि इसकी वजह से आपका असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको फिर लिखना है कि इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इस तरह की बातें आपको लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलो हम दूसरे चीजों को समझेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ अभी इंक्रीज की बात हुई थी, अभी डिक्रीज की बात हो रही है। तो डिक्रीज की बात को हम लोग कैसे समझेंगे, आप देखो इधर भी डिक्रीज और इधर भी डिक्रीज। हम क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट कर दे तो हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस भी कम हो जाएगा, कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा। अगर ओनर ने ड्रॉइंग्स किया है तो कैपिटल का क्लेम कम हो जाएगा और हमारा अगर ड्रॉइंग्स कैश हुआ है तो कैश के बैलेंसेस कम होंगे। अगर विद गुड्स विदड्रॉन हुआ है तो हमारे ये भी माइनस हो जाएंगे।
तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स बन रहे हैं जिसमें हम असेट्स को भी डिक्रीज करके देख रहे हैं और साथ साथ लाइबिलिटीज या कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अलावा अगर हमने बैंक लोन जो लिया है अगर उसके पेमेंट कर दे तो उसकी वजह से हमारे बैंक बैलेंसेस कम हो जाएंगे, असेट कम हो जाएंगे, या हमने कैश में पेमेंट किया है तो कैश कम हो जाएंगे और साथ साथ जो बैंक लोन का क्लेम है लाइबिलिटीज का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जिसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, कैश या गुड्स withdrawn by the proprietor for पर्सनल यूज। तो ये एक एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इसकी वजह से भी हमारे लायबिलिटीज यानी बैंक लोन कम हो जाएंगे और साथ साथ कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएंगे। आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इसकी वजह से क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज कम हो जाएगा और चूंकि कैश हमने पेमेंट किया है तो असेट भी कैश के जो नाम पर कम हो जाएंगे। तो ये फ्यू एग्जाम्पल्स है और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, इसकी वजह से क्या क्या चीजें इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो आपको बताना असेट्स डिक्रीज होगा और कैपिटल क्लेम विल बी डिक्रीज। तो इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स लिखे रहेंगे, उसके बेसिस पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज जो है उसकी डिटेलिंग्स करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अभी और 2 पॉइंट्स है, इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन असेट्स। यहां पर बात है लायबिलिटीज के बारे में बात नहीं हुआ, यहीं पर कोई एक आइटम बढ़ जाएगा और कोई एक घट जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने गुड्स को बेचा है तो स्टॉक घट जाएगा और कैश बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश इसका एक एग्जांपल है। दूसरा क्या हो सकता है, आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो बैंक के बैलेंस बढ़ जाएंगे, कैश के बैलेंस घट जाएंगे। या फिर आपने बैंक से पैसे निकालने हैं फॉर ऑफिस यूज तो बैंक बैलेंस जो है आपके घट जाएंगे और कैश बैलेंस बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में तो कैश बैलेंस हमारे कम होंगे, फर्नीचर बढ़ जाएंगे। तो दीज आर एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें गुड्स के बैलेंस कम होंगे, एक असेट कम होगा और एक असेट बढ़ जाएगा। दूसरा है कैश डिपॉजिटेड और विदड्रॉन, चलिए एक ही साथ लिखते हैं, इनटू बैंक। इससे क्या होगा, बैंक बैलेंसेस असेट के बढ़ेंगे और कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस एंड वाइस वर्सा। अगर हमने निकाल लिया तो बैंक बैलेंसेस कम हो जाएंगे एंड कैश बैलेंस असेट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। परचेज गुड्स या फर्नीचर फॉर कैश, इससे क्या होगा, गुड्स अगर परचेज किया है तो स्टॉक के बैलेंस बढ़ेंगे, फर्नीचर अगर परचेज किया तो फर्नीचर के बैलेंस बढ़ेंगे, लेकिन असेट साइड में हमारा कैश विल बी डिक्रीज। तो ये एक एग्जांपल बनता है। चलो एक लास्ट है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज या कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी अभी हमारा बात है, जैसे अभी हमने असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज की बात की थी, अभी इसमें कोई एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज हो जाए, ऐसे क्या क्या आइटम हो सकते हैं। तो बच्चों आप देखो, आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या होता है, आपका एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने जर्नलिटीज के बेसिस पर भी आपको सजेस्ट किया था कि कैपिटल यहाँ क्रेडिट है तो कैपिटल विल बी इंक्रीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ऑलवेज डिक्रीजेज द बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो ये कैपिटल घट जाएगा। तो ये एक ट्रांजेक्शन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ते भी हैं और कैपिटल घट भी जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको मिला। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज कोई क्रेडिटर से 20,000 रुपए का और ओनर ने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ एज ए पार्टनर, यानी आपको पार्टनर के रूप में काम करना है, आपको पैसे लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जो 20,000 रुपया जो बैलेंस बचा हुआ है इसी को हम आपका कैपिटल मान लेंगे।
तो फिर क्या होगा, आपका कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, तो कैपिटल विल बी डिक्रीज एंड कैपिटल विल बी इंक्रीज। तो ये भी एक एग्जांपल आपका हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग यहां पर लिखते हैं, इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट allowed on capital, interest charge on drawings, और सी नंबर मैं इधर लिख देता हूं, ट्रांसफर क्रेडिटर टू कैपिटल। तो दीज आर एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट करो। नाउ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फ्यू ट्रांजेक्शन थे, उसके बेसिस पर आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन क्या हमारा बैलेंस शीट का इफेक्ट चेंज हो रहा था उसको समझ रहे थे। लेकिन आज के क्लास में हमने ये बात की है कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट आए तो उसके नाम पर अगर ट्रांजेक्शन्स लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं। ये 1 मार्क 2 मार्क या कभी कभी इसमें लंबे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये चारों पॉइंट्स आपको दे दिया गया हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आपको ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं, तो ये 3-4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। चलो आज के क्लास में एक और क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो हमने पहले भी किया है, और वो आपके सामने ये है। So an accounting equation on the basis of the following transactions. The first is started business with cash 80,000 and stock 40,000, यानी कि बिजनेस में असेट इंक्रीज होंगे ये दो, और कैपिटल विल बी इंक्रीज बाय 1,20,000। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ऑलरेडी हमने ये लिख रखा है, टाइम सेव करना भी जरूरी है आपका। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारा इस ट्रांजेक्शन में कैश और स्टॉक हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। 80,000 कॉस्ट कैश है और ये 40,000 है, एंड ये दोनों अमाउंट मिलाकर हमारा जो कैपिटल का क्लेम है वो बन रहा है 1,20,000। रही बात जर्नलिटीज के थ्रू अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जर्नलिटीज होती है कैश डेबिट स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। अब चूंकि कैश और स्टॉक रियल अकाउंट है डेबिट में, तो हमने बताया था पहले भी कि जब रियल अकाउंट होंगे तो डेबिट होने के केस में असेट में आएंगे एज ए प्लस, और अगर क्रेडिट है तो असेट में ही हम एज ए माइनस फिगर लिखेंगे। कैपिटल चूंकि पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए कैपिटल वहां जाएंगे। तो मैंने इसकी भी डिस्कशन आपको पहले की हुई है, अगर आपको उससे भी समझना हो तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट तो समझ ही रहे हो। चलो अभी हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। हमने गुड्स खरीदा है 20,000 और 10,000, टोटल 30,000 का। तो 30,000 से आपके स्टॉक तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कैश बेसिस पर 20,000 खरीदा है, तो आपके जो कैश बैलेंस है वो 20,000 से कम हो जाएंगे। और 10,000 रुपया चूंकि आपने उधार खरीदा है तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, जिसका नाम है क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स में लिखेंगे 10,000, और इस तरह से हमारे पास टोटल फिगर जो आते हैं, दिस माइनस दिस इज 60,000, ये हो जाएंगे आपको 70,000। यहाँ पर आपके 1,20,000 और 10,000, तो 1,30,000 दोनों के टोटल आ गए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यू इक्वेशन। ये तो आप लोगों ने सीख ही रखा है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर ₹20,000, आउट ऑफ विच 40% रिसीव्ड इन कैश। चलो सबसे बड़ी बात है कि 15,000 कॉस्ट का सामान को हमने 20,000 बेचा, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 एंड दिस प्रॉफिट विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो 5,000 आपको इसकी वजह से कैपिटल में प्लस करना है, और चूंकि हमने गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट है 15,000, तो 15,000 हमारे स्टॉक से माइनस रहेंगे। तो पहले तो आपको ये काम कर लेना है। अब बात करते हैं कि 20,000 में हम जो हमने बेचा क्या पूरे पैसे आए? नहीं, 40%, यानी 8,000। 40% 20,000 का 8,000। 8,000 आपके पास कैश में आए तो कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाई 8,000, तो 8,000। और जो 12,000 नहीं आए हैं ये उधार बेसिस पर सेल किया है, यानी कि ये पैसे हमें लेने हैं उस पार्टी से जिसे उधार में दिया गया 12,000, और ये हमारा कहलाता है डेटर्स। क्योंकि पैसे मिलने की बात है ना, तो पैसे जब मिलेंगे तो ये असेट है,
असेट, जब पर्सनल अकाउंट असेट होता है तो वो डेटर्स और लायबिलिटी होता है तो क्रेडिटर्स कहलाता है। अब यह करने के बाद में हमें न्यू इक्वेशन लिखने हैं, फिर से यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। तो ये हो गए 68,000 प्लस 70 माइनस दिस 55,000, यहाँ हो गए 1,25,000 और ये हो गए 10,000। ठीक है। और सॉरी, स्टॉक 15, डेटर्स तो हमने लिखा ही नहीं अमाउंट, डेटर्स के अमाउंट थे 12,000। अभी इस सबकी एडिशन करोगे 135, वहां भी 135 आ रहा है। ठीक है। चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे हैं पेड टू क्रेडिटर्स 9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्रेडिट अकाउंट ऑफ ₹10,000। देखो यहां समझना है कि 10,000 का क्रेडिटर का अकाउंट है जिसे हमने 9,500 दिया और फुल सेटिस्फाई करा लिया, मतलब अब रिमेनिंग जो दिस माइनस दिस 500 नहीं देने हैं। दिस साउंड्स अ प्रॉफिट। यहाँ 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपको पता है कि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल हमेशा इंक्रीज होंगे और लॉसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर 500 रुपए का जो प्रॉफिट है उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। चूंकि हमने 10,000 का क्रेडिटर्स को क्लियर कर लिया तो 10,000 की लायबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी, तो क्रेडिटर्स भी हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे। एंड देयर आफ्टर पेड टू क्रेडिटर हमने कितना पेमेंट किया, 9,500, तो 9,500 से हमारे जो है कैश कम हो जाएंगे। यहां पर हमने 500 की जगह 5,000 लिख दिया, तो चलो। एंड देयर आफ्टर वी विल अगेन फाइंड न्यू इक्वेशन, यानी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हमें ये करना पड़ता है। अभी ये प्लस हो गए 90, सॉरी पेमेंट किया है तो ये बैलेंस हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो इसके बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, 58,500, 55,000, 12,000, इसमें से ये ऐड हो जाएगा 125,500 और ये 0 हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स के बैलेंस हमारे कम हो गए। अभी 125,500 दोनों साइड के टोटल इक्वल आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट है अक्रूड इंटरेस्ट 1,000। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच लगा रहे हो अकाउंट्स में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्रूड का मतलब बाकी, ड्यूज, और अक्रूड इंटरेस्ट जनरली ड्यूज को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, मगर अभी आप एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलना कि जब भी ड्यूज के लिए आउटस्टैंडिंग की जगह अक्रूड वर्ड लिखा रहेगा तो आप इसे मानना कि ये इंटरेस्ट देना नहीं है बल्कि लेना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये लेना बाकी है, एंड ये लेना जो बाकी है ये हमारा इनकम है, एंड इनकम की वजह से हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ जाएंगे। तो अक्रूड इंटरेस्ट जो 1,000 का है उसकी वजह से हमारे कैपिटल 1,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात है, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि पैसा भी मिला नहीं है, ये आना बाकी है, और जब ये आना बाकी है तो ये हमारा असेट है। तो हम असेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट, इस तरह से आप अक्रूड ऊपर लिखो और इंटरेस्ट नीचे लिखो। अगर अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ लिखोगे तो इतना स्पेस आपका चला जाएगा, तो आपको इस तरह से लिखना है और यहाँ पर नीचे में हम 1,000 लिखेंगे। एंड देन हम लोग कोशिश करेंगे फिर इसकी न्यू इक्वेशन फाइंड करना, और हमारे पास आ रहा है 58,500 प्लस 55,000 प्लस 1,000, यहाँ भी 126,500 प्लस 0। ठीक है। नाउ अभी हम एंट्रीज वाइज अगर इसको समझने की कोशिश करें एक्रूड इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि एक्रूड इंटरेस्ट का जो जर्नल होता है, अगर आपने जर्नल किया हुआ है तब के लिए आपको समझना है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर आपने जर्नल किया हुआ है तो आपको ये एंट्री समझ में आएगी। और फिर चूंकि इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज कैपिटल का इंक्रीज करेंगे बैलेंसेस को, एक बात ये। और एक्रूड इंटरेस्ट इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट को ऑलवेज वी प्लेस इन द असेट साइड।
तो अगर हमने वो रूल्स अपने पहले वाले लेक्चर में जो बताया था, जिसमें आपको मैंने एडवाइस किया था कि अगर आप जनरलिटीज भी सीख लेते हो एंड देयर आफ्टर आप इसको सीखने की कोशिश करोगे तो आपको छोटे मोटे जो कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब लास्ट है यहाँ पे, अलाउड 5000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 1000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली बात कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो, ऑलवेज इसी अमाउंट को कैपिटल में ऐड करेंगे और इसी अमाउंट को कैपिटल में लेस भी करेंगे। लॉजिक क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि ओनर को हम 5000 का कैपिटल दे रहे हैं, यानी कि बिजनेस इज गिविंग, बिजनेस विल गिव, तो कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड, तो कैपिटल बढ़ गया, उसका एक लॉजिक है। दूसरा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ओनर को दिया जा रहा है बट ये इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस यानी कि लॉस क्रिएट करते हैं। एक्सपेंस ऑलवेज कैपिटल के बैलेंस डिक्रीज करते हैं, तो इस वजह से ये डिक्रीज भी हो जाएगा। तो एक तो बात आपको डायरेक्ट समझना है ये, तो 5000 रुपया जो है आपको करना क्या है, इसमें 5000 को कैपिटल में इंक्रीज भी करना है और 5000 आपको डिक्रीज भी करना है। इसी तरह से हम बात समझते हैं कि चार्ज 1000 ऑन ड्राइंग्स। चार्ज का मतलब अगर ओनर ने पैसे ड्रॉ किया है तो ओनर से 1000 रुपये बिजनेस चार्ज करेगा इंटरेस्ट, ये बिजनेस के लिए इनकम होगा और जो कि कैपिटल का बैलेंस को इंक्रीज कराएगा। तो एक लॉजिक है कि कैपिटल बैलेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। दूसरी बात, चूंकि इनकम है और कैपिटल इंक्रीज हो गया, लेकिन ये इंटरेस्ट किससे लिया जाएगा, ओनर से ही लिया जाएगा, तो ओनर का जो भी क्लेम है वो फिर से घटा भी दिया जाएगा, तो अगेन 1000 विल बी डिक्रीज फ्रॉम द कैपिटल। तो इस तरह से इसकी ये लॉजिक है जो आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से -1000 डिक्रीज करना है और +1000। अब आप देखोगे आपका जो बैलेंस है वापस वहीं पर आ रहा है +0, यानी कि 126,500। अब यहाँ की बैलेंस तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, 58,500 प्लस 55,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000, आप इसकी टोटल करोगे 126,500, बोथ साइड इक्वल है। आप इसे लिखोगे फाइनल इक्वेशन या न्यू इक्वेशन भी लिखते हैं, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो एज पर योर टीचर्स डिजायर। तो बच्चों पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चंस की पहले और देयर आफ्टर इसके आंसर की। तो देखा आज के क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश किए थे। आपको चाहिए कि घर में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने कॉपी एंड पेन लेकर आप लेक्चर्स को पहले तो एंजॉय कर लो एंड देयर आफ्टर अपने कॉपी पर सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करो। एक और टॉपिक बच गया इस चैप्टर के अंदर में, और वो है कि जो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये 1 मार्क से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ अलग हट के और भी बातें हैं। अगले वीडियो में आएंगे और उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी तरह के डाउट्स हैं या आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन है इस चैप्टर से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाए। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।